हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बताएंगे इमाइल दुर्खिम के बारे में। इनका जो कार्यकाल था वो 1858 से 1917 तक रहा। फ्रांस के सामाजिक विचारकों में अगस्त कॉम्टे के बाद इमाइल दुर्खिम को ही सबसे महत्वपूर्ण समाजशास्त्र की कल्पना माना जाता है। दुर्खिम ने उसे व्यवस्थित रूप देने तथा समाजशास्त्र की विषय वस्तु का निर्धारण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कॉम्ट को समाजशास्त्र का जनक माना जाता है, लेकिन अपने जीवन काल में कॉम्ट को बौद्धिक और शैक्षणिक धरातल पर कोई विशेष मान्यता प्राप्त नहीं हो सकी। इसके विपरीत दुर्खिम वह पहले विचारक थे जिन्होंने अपनी बौद्धिक प्रतिभा के साथ ही शैक्षणिक स्तर पर भी विशेष सम्मान पाने में सफलता प्राप्त की। बच्चों, दुर्खिम का दृढ़ विश्वास था कि समाजशास्त्र को एक विज्ञान तभी बनाया जा सकता है जब इसके अध्ययन में उन्हीं पद्धतियों को अपनाया जाए जिनका उपयोग भौतिक विज्ञानों के अध्ययन में किया जाता है। उन्होंने लिखा है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें सामाजिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। दुर्खिम कहते हैं कि सामाजिक तथ्यों का संबंध कार्य करने, विचार करने तथा अनुभव करने के उन सभी तरीकों से है जो व्यवस्थित चेतना के बाहर स्थित होते हैं तथा जिनमें दबाव की इतनी शक्ति होती है कि वे व्यक्तियों के आचरणों को नियंत्रित करते रहते हैं। दुर्खिम का जन्म 15 अप्रैल सन 1858 में पूर्वी फ्रांस के लारेंस प्रांत में स्थित एपिनाल नामक नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। फ्रांस के इतिहास में लारेन का महत्वपूर्ण स्थान रहा है क्योंकि इस क्षेत्र के यहूदियों ने फ्रांस के सांस्कृतिक तथा राजनीतिक जीवन में सदैव रचनात्मक भूमिका निभाई। इनकी कृतियां हैं समाज में श्रम विभाजन 1893, फिर समाजशास्त्री पद्धति के नियम 1895, फिर है आत्महत्या द सुसाइड 1897 और फिर धार्मिक जीवन के आरंभिक स्वरूप 1912 में। इन्होंने सामाजिक तथ्य के बारे में वर्णन किया है कि दुर्खिम की पुस्तक समाजशास्त्री पद्धति के नियम द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है, जिसमें दुर्खिम ने सबसे पहले उन नियमों की विवेचना की जिनके द्वारा समाजशास्त्रीय अध्ययनों को वैज्ञानिक बनाया जा सके। इसी पुस्तक में सामाजिक तथ्य के सिद्धांत की विस्तार से चर्चा की है। दुर्खिम द्वारा प्रस्तुत पद्धति शास्त्र सामाजिक तथ्य की अवधारणा से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य को ही समाजशास्त्र के अध्ययन की वास्तविक विषय वस्तु के रूप में स्वीकार किया। इस दृष्टिकोण से यह आवश्यक है कि सामाजिक तथ्य की प्रकृति को समझकर इनके अध्ययन के प्रमुख नियमों तथा सामाजिक तथ्यों के विभिन्न प्रकारों को समझने का प्रयत्न किया। सामाजिक तथ्य को दुर्खिम ने एक ऐसी वस्तु के रूप में स्वीकार किया है जो वैज्ञानिक अध्ययनों का वास्तविक रूप से अवलोकन किया जा सकता हो। इस दृष्टिकोण से सामाजिक तथ्य को परिभाषित करते हुए दुर्खिम ने लिखा है कि सामाजिक तथ्य व्यवहार करने, विचार करने, अनुभव करने या क्रिया करने का वह पक्ष है जिसका वस्तुनिष्ठ रूप से अवलोकन किया जा सकता है तथा जिसकी प्रकृति उत्पीड़नकारी अथवा बाध्यतामूलक होती है। इससे स्पष्ट होता है कि सामाजिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार के विचारों, अनुभवों या क्रियाओं के रूप में जो भी व्यवहार करते हैं
उन्हें सामाजिक तथ्य केवल तभी कहा जा सकता है जब उनका वास्तविक रूप से अवलोकन किया जा सके। इसी अर्थ में सामाजिक तथ्यों की प्रकृति वस्तु की तरह होती है। दुर्खिम का मत है कि सामाजिक तथ्य वस्तु के समान मूर्त तथा स्पष्ट होते हैं। यदि कोई विचार, अनुभव या क्रिया पूरी तरह से वैयक्तिक है तथा उसमें अन्य व्यक्तियों को बाध्य करने या उन पर दबाव डालने की क्षमता नहीं होती, तो उसे भी सामाजिक तथ्य नहीं कहा जा सकता। इससे स्पष्ट होता है कि सामाजिक तथ्यों में कार्य करने, विचार करने तथा अनुभव करने के उन सभी तरीकों का समावेश होता है जो व्यक्ति के लिए बाहरी होते हैं और जो अपनी दबाव शक्ति के द्वारा व्यक्ति को नियंत्रित करते हैं। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य की दो विशेषताएं बताई है। पहला है बाह्यता और दूसरा है बाध्यता। तो बाह्यता के बारे में आइए जानते हैं कि बाह्यता किसे कहते हैं। सामाजिक तथ्य का प्रथम गुण यही है कि यह बाह्य होते हैं। बाह्यता का तात्पर्य किसी अन्य चीज से बाहर, बाह्य या अलग होने की स्थिति या गुण से है। यह आंतरिक के विपरीत है। इसका तात्पर्य बाह्य पहलू या किसी बाहरी चीज से भी हो सकता है। दुर्खिम ने स्पष्ट किया है कि विभिन्न सामाजिक तथ्यों का निर्माण कुछ व्यक्तियों के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन एक बार जब कोई विशेषता सामाजिक तथ्य के रूप में विकसित हो जाती है, तब उसका अस्तित्व व्यक्ति के स्वतंत्र हो जाता है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों को वैयक्तिक तथ्यों के पृथक करके स्पष्ट किया है। वैयक्तिक तथ्य व्यक्तिगत चेतना का परिणाम होते हैं, जबकि सामाजिक तथ्यों का विकास सामूहिक चेतना के द्वारा होता है। जिस प्रकार व्यक्तिगत चेतना सामूहिक चेतना से भिन्न होती है, उसी तरह सामाजिक तथ्यों की प्रकृति भी व्यक्तिगत तथ्यों से भिन्न होती है। सामाजिक तथ्यों में बाह्यता की विशेषता को स्पष्ट करने के लिए दुर्खिम ने अनेक उदाहरण दिए हैं। दूसरी विशेषता है बाध्यता। दुर्खिम के अनुसार सामाजिक तथ्यों की बाध्यता से तात्पर्य इनके उस गुण से है जो व्यक्ति को एक विशेष ढंग से व्यवहार करने के लिए बाध्य करते हैं। सामाजिक तथ्य अपनी प्रकृति से केवल बाह्य ही नहीं होते, बल्कि अपनी दबाव शक्ति के द्वारा यह व्यक्ति को उन कार्यों के लिए भी बाध्य करते हैं जो उसकी इच्छा के विरुद्ध हों। सामाजिक तथ्य इस दृष्टिकोण से भी बाध्यतामूलक होते हैं कि व्यक्ति में सामाजिक तथ्यों को बदलने की क्षमता नहीं होती है। यद्यपि सामाजिक तथ्य व्यक्तिगत व्यवहार को किसी भी रूप में बदल सकते हैं। दुर्खिम कहते हैं कि समूह मस्तिष्क से उत्पन्न होने वाली सामूहिक चेतना व्यक्तिगत चेतना से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। अतः सामाजिक तथ्यों में बाध्यता का गुण आ जाना बहुत स्वाभाविक है। दुर्खिम ने दो प्रकार के बाध्यतामूलक तथ्यों का उल्लेख किया है। पहला है अप्रत्यक्ष बाध्यतामूलक तथ्य और दूसरा है प्रत्यक्ष बाध्यतामूलक तथ्य। तो आइए जानते हैं कि अप्रत्यक्ष बाध्यतामूलक क्या है। तो अप्रत्यक्ष बाध्यतामूलक तथ्य, यह तथ्य वे हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति पर दबाव डालकर उसके व्यवहारों को समाज के सामान्य व्यवहारों के अनुकूल बनाते हैं। दुर्खिम ने उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया है कि प्रत्येक समाज में अनेक नैतिक मूल्य पाए जाते हैं और इन नैतिक मूल्यों के उल्लंघन के विरुद्ध प्रत्येक समाज में एक निश्चित दंड की व्यवस्था भी होती है। यह आवश्यक नहीं है कि नैतिक मूल्य के उल्लंघन पर व्यक्ति को कठोर दंड ही दिया जाए,
लेकिन इतना अवश्य है कि नैतिक मूल्य अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति को एक विशेष ढंग से व्यवहार करने के लिए बाध्य अवश्य करते हैं। प्रत्यक्ष बाध्यतामूलक तथ्य। यह सामाजिक तथ्य वे तथ्य हैं जो प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति पर दबाव डालकर उसकी इच्छा के विपरीत भी उसे एक विशेष ढंग से व्यवहार करने के लिए बाध्य करते हैं। इस तरह के सामाजिक तथ्य समाज के संगठन में ही निहित होते हैं, जैसे जातिगत संगठन, धार्मिक संगठन तथा कानून आदि प्रत्यक्ष बाध्यतामूलक तथ्यों को स्पष्ट करते हैं। आइए जानते हैं कि सामाजिक तथ्य के प्रकार कितने होते हैं। तो यह 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य सामाजिक तथ्य और व्याधिकीय सामाजिक तथ्य। तो पहला है सामान्य सामाजिक तथ्य के बारे में दुर्खीम का कथन है कि सामाजिक तथ्य सामान्य सामाजिक तथ्यों का तात्पर्य उन सामाजिक घटनाओं से है जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त स्तर के अनुरूप होती हैं। दूसरा है व्याधिकीय सामाजिक तथ्य। दुर्खीम का कथन है कि जो तथ्य समाज के मान्यता प्राप्त स्तर से भिन्न हैं, उन्हीं को व्याधिकीय सामाजिक तथ्य कहा जाता है। वास्तविकता यह है कि व्याधिकीय सामाजिक तथ्यों के बारे में दुर्खीम के विचार अधिक स्पष्ट नहीं है। इसका कारण यह है कि एक और दुर्खीम ने अपराध तथा आत्महत्या को सामान्य सामाजिक तथ्य के रूप में स्वीकार किया है, जबकि दूसरी ओर यह स्वीकार करते हैं कि समाज के मान्यता प्राप्त स्तर से भिन्न एवं समाज को क्षति पहुंचाने वाली घटनाएं व्याधिकीय सामाजिक तथ्य हैं। इस रूप में अपराध तथा आत्महत्या को भी व्याधिकीय सामाजिक तथ्य ही कहा जाना चाहिए था। इस समस्या का समाधान करते हुए दुर्खीम ने बताया है कि सामाजिक तथ्यों के अध्ययन में केवल इतना जान लेना ही महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन सा सामाजिक तथ्य सामान्य है तथा कौन सा व्याधिकीय। अंत में दुर्खीम ने कुछ आलोचनाएं भी बताई है। दुर्खीम ने कहा है कि सामाजिक तथ्य की अवधारणा में दुर्खीम ने व्यक्ति की अपेक्षा समूह को कहीं अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया है, जबकि वास्तविकता यह है कि व्यक्ति के अध्ययन के बिना समूहों का वैज्ञानिक अध्ययन संभव नहीं है। दुर्खीम ने 2 प्रकार के सामाजिक तथ्यों की विशेषताओं का उल्लेख किया है। पहला है बाह्यता और दूसरा है बाध्यता। दुर्खीम ने व्याधिकीय सामाजिक तथ्यों की प्रकृति को पूर्णतः स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। दुर्खीम ने अपराध तथा आत्महत्या को सामान्य सामाजिक तथ्य कहकर अपनी विवेचना को स्वयं भ्रमपूर्ण बना दिया है। तो इस तरह से समाजशास्त्र के अंतर्गत दुर्खीम ने अपना एक सामाजिक तथ्यों के बारे में योगदान प्रस्तुत किया है। धन्यवाद।